अगले दिन ओलेनिन अकेला ही उस जगह गया जहां बूढ़े और उसने हिरन को डरा दिया था। गांव के फाटक से चक्कर लगाकर जाने के बजाय वह कटीली बाड़ लांघकर गांव से बाहर आ गया, जैसा कि सभी लोग करते थे। अपने चेरकेस कोट में कांटे वह अभी निकाल भी ना पाया था कि आगे भाग गए उसके कुत्ते ने 2 फेजेंट उड़ाए। वह झाड़ियों में पहुंचा भी नहीं था कि कदम कदम पर फेजेंट उठने लगे। बूढ़े ने कल उसे यह जगह नहीं दिखाई थी, क्योंकि यहाँ वह अपनी ढाल के साथ शिकार करने आना चाहता था। ओलेनिन ने 12 बार गोली चलाकर 5 फेजेंट मार लिए, लेकिन उन्हें उठाने के लिए झाड़ झांगड़ में घुसते निकलते वह इतना थक गया कि पसीने से तरबतर हो गया। उसने कुत्ते को वापस अपने पास बुला लिया, बंदूक का घोड़ा उतारकर छर्रों के ऊपर गोलियां भर दी और अपने कोट की खुली आस्तीनों से मच्छरों को भगाता धीरे धीरे कल की जगह को चल दिया। लेकिन ऐन रास्ते पर ही फेजेंटों की गंध पा रहे कुत्ते को रोके रखना नामुमकिन था, सो उसने 2 और मार लिए। लेकिन उन्हें झाड़ियों में से उठाते उठाते उसे देर लग गई और दोपहर को ही कहीं वह कल की जगह पहचानने लगा। दिन एकदम शांत, साफ और गर्म था। जंगल में भी सुबह की ताजगी नहीं थी और अनगिनत मच्छर उसके चेहरे, पीठ और बाहों पर शब्दांश छा गए थे। उसका काला कुत्ता सुरमई सा हो गया था। उसकी सारी पीठ मच्छरों से ढकी हुई थी। ओलेनिन के कोट का भी यही हाल था। कोट को भींचकर मच्छर उसे डंक मार रहे थे। ओलेनिन इन मच्छरों से बचने के लिए कहीं भी भाग जाने को तैयार था। उसे लग रहा था कि गर्मियों में तो गांव में रहा ही नहीं जा सकता। वह घर लौट चला था, लेकिन तभी उसे यह ख्याल आया कि आखिर लोग यहाँ रहते ही क्यों हैं, और उसने तय किया कि सब कुछ सहेगा, काट लें मच्छर जितना काटते हैं। अजीब बात यह थी कि दोपहर तक उसे यह मच्छरों का काटना अच्छा ही लगने लगा। उसे तो यह भी प्रतीत हुआ कि यदि चारों ओर यह मच्छरों भरा वातावरण न होता, पसीने से लथपथ चेहरे पर हाथ फेरने से उस पर यूं मच्छर न मले जाते और सारे बदन में ये बेचैन चिंचिना हट ना होती, तो यहाँ के जंगल का चरित्र और आकर्षण उसके लिए वह न रहता। इन बीहड़ वाह हद तक विपुल पेड़ पौधों के साथ, जंगल में भरे पड़े पतः पशु पक्षियों के साथ, इस घनी सुहा हरियाली के साथ, इस सुगंधित गर्म हवा के साथ, और तेरेक के जगह जगह निकलकर बहती जाती छोटी छोटी जलधाराओं और उनके ऊपर लटकती पत्तियों तले कहीं छल छल करते जल के साथ ये अनगिनत कीट इतना मेल खा रहे थे कि ओलेनिन को अभी तक जो भीभत्स और असहनीय लग रहा था, वही अब प्रिय प्रतीत होने लगा। उस जगह का चक्कर लगाकर जहां कल उन्हें हिरन मिला था, और वहां कुछ भी न पाकर उसका मन हुआ कि कुछ आराम करे। सूरज जंगल के ऐन ऊपर चढ़ाया था। अब भी ओलेनिन खुली जगह पर निकलता तो धूप सीधे उसके सिर और पीठ पर पड़ती। 7 भारी फेजेंटों के बोझ से कमर दुखने लगी थी। उसने हिरन की कल की खुरियां खोज ली और एक झाड़ी के नीचे से होकर घने झुरमुट में ठीक उस जगह घुस गया जहां कल हिरन लेटा हुआ था, और उसकी मांद के पास ही लेट गया। उसने अपने चारों ओर की स्वयं हरियाली पर नजर डाली। हिरन के लेटे रहने से जमीन पर बना नम धब्बा देखा। कल की लीद, हिरन के घुटनों की छाप, हिरन के खुर से उखड़ा काली मिट्टी का छोटा सा लौंदा, और कल के अपने पर चिन्ह देखे। यहाँ ठंडक थी, आराम था। वह कुछ नहीं सोच रहा था,
कुछ नहीं चाहता था। सहसा उसे अकारण सुख की और सबसे प्रेम की ऐसी अनोखी अनुभूति हुई कि वह अपनी बचपन की आदत के मुताबिक सलीब का निशान बनाने लगा और किसी का उपकार मानने लगा। सहसा असाधारण स्पष्टता से उसके मस्तिष्क में यह विचार आया कि मैं दामित्री ओलेनिन सभी अन्य जीवों से इतना अलग एक जीव यहाँ भगवान जाने कहाँ एकदम अकेला लेटा हुआ हूँ। उस जगह जहाँ हिरन रहता था, सुंदर बूढ़ा हिरन जिसने शायद कभी आदमी को नहीं देखा, और ऐसे स्थान पर हूँ मैं जहाँ लोगों में से कोई कभी नहीं बैठा और कभी किसी ने यह सोचा तक नहीं कि यहाँ बैठेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे इर्द गिर्द नए पुराने पेड़ हैं। उनमें से एक पर जंगली अंगूर की बेल चढ़ी हुई है। मेरे आसपास फेजेंट मंडरा रहे हैं, एक दूसरे को भगा रहे हैं और शायद अपने मारे गए भाइयों की गंध पा रहे हैं। उसने अपने फेजेंटों को टटोला, उन्हें उलट पुलट कर देखा और गर्म खून में सना अपना हाथ अपने चेरकेस कोट से पोंछ लिया। शायद सियार भी इनकी गंध पा रहे हैं और नाराजगी से मुंह फुलाए परे जा रहे हैं। मेरे पास उन पत्तियों के बीच जो उन्हें विशाल टापू लगती हैं, मच्छर उड़ और भिनभिना रहे हैं। 1 2 3 4 100 1000 लाख मच्छर, और वे सब कुछ न कुछ भिनभिना रहे हैं। उनमें से प्रत्येक मेरी ही भांति अन्य सभी से भिन्न एक दामित्री ओलेनिन है। उसने बिल्कुल स्पष्ट यह कल्पना की कि मच्छर क्या सोच और भिनभिना रहे हैं। इधर आओ दोस्तों, इधर, इसे हम खा सकते हैं। वे भिनभिनाते हैं और उस पर टूटते हैं, और वह बिल्कुल स्पष्ट यह समझ गया कि वह कोई रूसी कुलीन मास्को समाज का सदस्य अमुक अमुक का मित्र और संबंधी नहीं है, बल्कि मात्र वैसा ही मच्छर है या वैसा ही फेजेंट है या वैसा ही हिरन है जैसे कि अब इसके इर्द गिर्द जी रहे हैं। उनकी भांति, यूरेस्का मामा की भांति मैं भी जीऊंगा और मर जाऊंगा। वह सच कहता है, बस घास ही उगाएगी तो क्या हुआ जो घास उगाएगी। वह आगे सोच रहा था, तो भी जीना चाहिए, सुखी होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल सुख की ही कामना करता हूँ। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, वैसा ही जीव जैसे कि सब हैं, जिनके मरने पर बस घास उगाएगी और कुछ शेष नहीं रहेगा। या मैं चोकटा हूँ जिसमें एक ही देव का अंश जड़ा गया है। हर हालत में सर्वश्रेष्ठ ढंग से जीना चाहिए। सुखी होने के लिए कैसे जीना चाहिए, और मैं पहले कभी सुखी क्यों नहीं था। वह अपना विगत जीवन याद करने लगा और उसे स्वयं अपने से वितृष्णा होने लगी। उसे लगा कि वह इतना स्वार्थी रहा, जबकि वास्तव में उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। वह हरियाली में से छन कर आती धूप को, उतरते सूरज और स्वच्छ आकाश को देखता जा रहा था और पहले की ही भांति अपने को सुखी अनुभव कर रहा था। मैं अब सुखी क्यों हूँ और पहले मैं किस लिए जीता रहा हूँ, उसने सोचा। मैं अपने लिए कितना कुछ मांगता था, कैसी कैसी योजनाएं बनाता था, लेकिन अपने को शर्मिंदा और दुखी करने के अलावा मैंने अपने लिए और कुछ हासिल नहीं किया। और अब मुझे सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। सहसा उसे जैसे एक नए प्रकाश का बोध हुआ। सुख यह है, उसने अपने आप से कहा। सुख इस बात में है कि दूसरों के लिए जिया जाए। यह स्वतः स्पष्ट है। मनुष्य में सुख की कामना निहित है, सो वह न्याय संगत है। इस कामना की स्वार्थ में पूर्ति करते हुए, यानी अपने लिए धन दौलत, यश, जीवन के आराम, प्रेम खोजते हुए, ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि इन इच्छाओं
की पूर्ति असंभव होगी। अतः ये इच्छाएं न्याय संगत नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि सुख की कामना न्याय संगत नहीं है। कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद पूरी की जा सकती हैं? कौन सी? प्रेम, आत्मत्याग। उसे लगा कि उसने एक नए सत्य की खोज कर ली है और इस खोज पर वह इतना प्रसन्न, इतना उत्तेजित हो उठा कि उछल कर खड़ा हो गया और बड़ी अधीरता से यह ढूंढने लगा कि किसके लिए वह त्याग कर सकता है, किसके लिए भलाई कर सकता है, किसे प्रेम कर सकता है। अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, वह सोचता जा रहा था। क्यों ना दूसरों के लिए जिया जाए। उसने बंदूक उठाई और जल्दी से जल्दी घर लौटने के इरादे से, ताकि अच्छी तरह सोच विचार ले और भलाई करने का मौका खोज ले, वह झुरमुट में से बाहर निकल आया। खुली जगह पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पेड़ों के शिखरों के पीछे सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडक होती जा रही थी। यह स्थान उसे एकदम अपरिचित लगा। गांव के आसपास के स्थान से बिल्कुल भिन्न। एकाएक सब कुछ बदल गया। मौसम भी, जंगल का चरित्र भी। आसमान पर घटाएं छाती जा रही थीं। पेड़ों की फुनगियों में हवा शोर कर रही थी। चारों ओर सरकंडे और गिरे पड़े पेड़ों वाला पुराना जंगल था। उसने जब कुत्ते को पुकारा, जो किसी जानवर के पीछे उससे दूर भाग गया था, तो उसे अपनी आवाज ही एकदम सूनी लगी। सहसा वह बुरी तरह से भयभीत हो उठा। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे अबरेकों का और हत्याओं का ख्याल आया, जिनके बारे में उसे बताया गया था, और उसे यही लग रहा था कि किसी भी क्षण किसी झाड़ी के पीछे से चेचेन निकल आएगा और उसे अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। मरना होगा या कायरता दिखानी होगी। ईश्वर और परलोक भी अब उसे इस तरह याद आए जैसे कि बहुत अरसे से नहीं आए थे। लेकिन चारों ओर वही बीहड़, भावहीन, निरानंद प्रकृति थी। और क्या अपने लिए जीने में कोई तुक भी है? वह सोच रहा था। जबकि तुम किसी भी क्षण मर सकते हो और कोई भी भलाई किए बिना मर जाओगे, इस तरह की किसी को पता ही नहीं चलेगा। वह उस दिशा को चल दिया जहां उसके विचार में गांव होना चाहिए था। शिकार की बात अब वह सोच ही नहीं रहा था। जान लेवा थकावट महसूस कर रहा था और हर झाड़ी, हर पेड़ को बड़े ध्यान से प्राय आतंकित होकर देख रहा था। यह प्रतीक्षा करता हुआ कि किसी भी क्षण जान से हाथ धोना पड़ेगा। काफी देर तक भटकने के बाद आखिर वह एक नाली के पास जा निकला, जिसमें तेरेक का रेतीला ठंडा पानी बह रहा था। उसने इसके साथ साथ ही चलने का निश्चय किया, ताकि और अधिक ना भटकना पड़े। वह चलता जा रहा था। हालांकि उसे खुद नहीं मालूम था कि यह नाली उसे कहाँ ले जाएगी। सहसा उसकी पीठ पीछे सरकंडों में खड़बड़ हुई। उसने ठिठक कर बंदूक थाम ली। उसे अपने आप पर शर्म आई। हाँफता हुआ कुत्ता नाली के ठंडे पानी में कूद पड़ा और छपड़ छपड़ करता पानी पीने लगा। ओलेनिन ने भी अपनी प्यास बुझाई और उस दिशा को चल दिया जिधर कुत्ता उसे खींचे जा रहा था, यह सोचते हुए कि वह उसे गांव ले जाएगा। कुत्ते के साथ के बावजूद उसे चारों ओर सब कुछ पहले से भी अधिक मनहूस लग रहा था। जंगल सुहा पड़ रहा था। टूटे हुए पुराने पेड़ों की फुनगियों में हवा अधिक तेज होती बह रही थी। इन पेड़ों पर अपने घोंसलों के इर्द गिर्द कोई बड़े बड़े पक्षी चीखते हुए मंडरा रहे थे। पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे। सरसराते सरकंडे और जानवरों की खुरियों से भरे बूचे रेतीले मैदान ही अधिक नजर आने लगे थे। हवा की सूसू में एक और उदास,
एक सुरी गूंज मिल रही थी। मन बुरी तरह घबरा रहा था। उसने हाथ पीछे ले जाकर फेजेंट टटोले और एक फेजेंट कम पाया। वह कहीं टूटकर गिर पड़ा था। उसकी खूनों खून गर्दन और सिर ही पेटी में खोपे रह गए थे। वह इतना भयंकृत हो गया जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसे बस एक ही बात का डर था कि वह कोई भी नेक काम किए बिना, भलाई किए बिना ही मर जाएगा, जबकि वह जीने को इतना आतुर है, जीने को, ताकि आत्मत्याग का पराक्रम कर सके। सहसा उसके हृदय में मानो सूरज चमक उठा। उसने रूसी बोली सुनी, तेरे का तेज और एक सार भाव सुना, और 2 कदम आगे बढ़ने पर उसे नदी की बहती मटमैली चादर, तटों पर चाकियों पर गीली रेत, दूर की स्टेपी नदी के ऊपर उठी हुई चौकी की बुर्जी, कंटीली झाड़ियों में चरता जीन कसा और चंदा हुआ घोड़ा तथा पहाड़, यह सब उसे दिखाई दिया। पल भर को लाल सूरज बादलों के पीछे से निकल आया और उसकी अंतिम किरणें नदी के तट पर, सरकंडों पर, बुर्जी पर और उन कज्जाकों पर चमकी जो झुंड बनाए खड़े थे और जिनके बीच अपनी चुस्त आकृति से लुकास्का ने ओलेनिन का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित किया। ओलेनिन ने फिर से बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अपने को पूर्णतः सुखी अनुभव किया। वह तेरेक के तट पर निजने प्रोतोस की चौकी पर पहुंच गया था, जिसके सामने नदी के दूसरे तट पर शांति में जीवन व्यतीत करने वाले चेचेनों का गांव था। उसने कज्जाकों का अभिवादन किया, लेकिन किसी के लिए कोई भलाई करने का अभी कोई निमित्त न पाकर वह अंदर चला गया। वहां भी उसे कोई अवसर नहीं मिला। कज्जाकों ने उसके आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। मिट्टी के झोंपड़ों में जाकर उसने सिगरेट सुलगाई। कज्जाकों ने उसकी ओर खास ध्यान नहीं दिया। एक तो इसलिए कि वह सिगरेट पी रहा था, दूसरा इसलिए कि इस शाम उनके लिए दूसरा मन बहलाव था। रूसियों के साथ लड़ते रहने वाले चेचेन मारे गए। अब्रेक के संबंधी अपने टोइये के साथ पहाड़ों से आए थे, पैसे देकर लाश ले जाने के लिए। गांव से कज्जाक अफसरों के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। मारे गए अब्रेक का भाई ऊंचा और सुगड़ था। छठी और रंगी हुई लाल दाढ़ी वाला उसका चेरकेस कोट और भेड़ की खाल की टोपी एकदम फटे पुराने थे। फिर भी उसकी मुद्रा में शांति और राशि तेज व्याप्त था। उसका चेहरा मोहरा मृतक से बहुत मिलता जुलता था। उसने किसी की ओर भी आंख उठाकर देखने की कृपा नहीं की और मृतक पर एक नजर तक नहीं डाली। छाया में उखड़ू बैठा वह पाइप पीता हुआ थूक रहा था। बस कभी कभार वह अपने कंठे स्वर में कुछ आदेश देता, जिन्हें उसका साथी सादर पूरा करता। साफ नजर आता था कि यह जिगीत है, जिसने रूसियों को कई बार बिल्कुल दूसरी ही परिस्थितियों में देखा है, और अब रूसियों में उसके लिए न केवल आश्चर्यजनक बल्कि रोचक भी कुछ नहीं रह गया है। ओलेनिन मृतक के पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन उसके भाई ने ओलेनिन पर उड़ती सी उदासीन और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली और झटके से और गुस्से से कुछ कहा। टोइये ने जल्दी से मृतक का चेहरा ढक दिया। ओलेनिन जिगीत के चेहरे की गरिमा और शक्ति भरे भाव से बहुत प्रभावित हुआ। यह पूछते हुए कि वह कौन से गांव का है, उसने उसके साथ बातचीत छेड़नी चाहिए, लेकिन चेचेन ने उस पर उड़ती सी नजर डाली और हिकारत से थूक कर मुंह मोड़ लिया।
ओलेनिन को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पर्वतवासी ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने अपने मन को समझाया कि इसका कारण केवल मूर्खता हो सकता है या भाषा का ना समझ पाना। वह उसके साथी की ओर उन्मुख हुआ। वह साथी टोइया और दुभाषिया वैसा ही फटेयाल था, लेकिन इसके बाल लाल नहीं थे, काले थे। दांत दूध जैसे सफेद थे और काली आंखों में चमक थी। टोइया खुशी खुशी बातें करने लगा। उसने ओलेनिन से एक सिगरेट भी मांग ली। ये 5 भाई थे। टोइया अपनी टूटी फूटी रूसी में बताने लगा। यह तीसरा भाई है जिसे रूसियों ने मार डाला। सिर्फ 2 रह गए हैं। वह जिगीत है, बहुत बड़ा जिगीत। टोइयो ने चेचेन की ओर इशारा करके कहा। जब इस अहमद खान को मारा तो यह दूसरे किनारे पर सरकंडों में बैठा हुआ था। इसने सब कुछ देखा था, कैसे उसे नाव में लिटाया, कैसे तट पर ले गए। रात तक यह वहीं बैठा रहा था। बूढ़े को मार डालना चाहता था, पर दूसरों ने नहीं मारने दिया। लुकास का उसके पास आकर बैठ गया। कौन से गांव से है? उसने पूछा। उन पहाड़ों से, तेरे के पार नीले धुंधले दर्रे की ओर इशारा करते हुए टोइये ने जवाब दिया। सुइक्सू जानते हो? उससे 10 बेरेस्ता आगे है। सुइक्सू में ग्रेई खान को जानते हो? लुकास ने पूछा। प्रत्यक्षता उसे अपने इस परिचय पर गर्व था। मेरा कुनाक है, मेरा पड़ोसी है, टोइये ने जवाब दिया। चौका आदमी है। लगता था लुकास को बातचीत में बहुत दिलचस्पी है और वह टोइये के साथ तातर बोली में बोलने लगा। थोड़ी देर में कज्जाकों का लेफ्टिनेंट और गांव का प्रधान 2 कज्जाकों के साथ घोड़े पर सवार आ पहुंचे। लेफ्टिनेंट नया ही कज्जाक अफसर बना था। उसने कज्जाकों का फौजी ढंग से अभिवादन किया, लेकिन किसी ने भी जवाब में सिपाहियों की तरह कड़क कर सलाम नहीं बजाया। बस कुछ लोगों ने ही जरा झुककर सलाम कर दिया। कुछ कज्जाक, जिनमें लुकास का भी था, उठकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। हवालदार ने रिपोर्ट दी कि चौकी पर सब कुछ ठीक ठाक है। ओलेनिन को यह सब हास्यास्पद लगा। ये कज्जाक जैसे सिपाहियों का खेल खेल रहे थे, लेकिन शीघ्र ही औपचारिकता का स्थान सामान्य संबंधों ने ले लिया और लेफ्टिनेंट, जो दूसरों जैसा ही चुस्त फुर्तीला कज्जाक था, दुभाषिये से तातर बोली में जल्दी जल्दी कुछ बातें करने लगा। फिर उन्होंने कोई पर्चा लिखकर टोइये को दिया और उससे पैसे लेकर लाश के पास गए। लुका गब्रिलोव कौन है? तुम में? लेफ्टिनेंट ने पूछा। लुकास का टोपी उतारकर उसके पास गया। मैंने रेजिमेंट कमांडर को तुम्हारी रिपोर्ट भेजी है। क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम। मैंने क्रॉस के लिए लिखा है। हवालदार के लिए तुम अभी छोटे हो। पढ़ना लिखना आता है? जी नहीं। क्या चौका जवान है? लेफ्टिनेंट ने फिर से अफसर बनते हुए कहा। सिर ढक लो। कौन से गब्रिलोव का है यह? महाबली का। उनका भांजा पड़ता है, हवालदार ने जवाब दिया। पता है। अच्छा, जाओ उनकी मदद कराओ, उसने कज्जाकों से कहा। लुकास का चेहरा खुशी से चमक रहा था और सदा से अधिक सुंदर लग रहा था। हवालदार के पास से हटकर उसने टोपी पहनी और आकर ओलेनिन के पास बैठ गया। जब लाश नाव में रख दी गई तो चेचेन भाई तट पर आया। कज्जाकों ने बरबस पीछे हटकर उसे रास्ता दिया। पांव से नाव को जोर से ढकेलकर वह उसमें कूद गया। ओलेनिन का ध्यान इस ओर गया कि अब कहीं चेचेन ने पहली बार सभी कज्जाकों पर तेजी से नजर डाली और फिर अपने साथी से कुछ पूछा। साथी ने कुछ जवाब दिया और लुकास की ओर इशारा किया। चेचेन ने उसकी ओर देखा और
फिर धीरे से मुंह फेरकर उस तट की तरफ देखने लगा। उसकी इस दृष्टि में घृणा नहीं, हिकारत भरी थी। उसने और भी कुछ कहा। क्या कहा उसने? ओलेनिन ने चुलबुल दुभाषिये से पूछा। तुम्हारा आदमी हमारा मारता, हमारा तुम्हारा बिगाड़ता, सब एक बात। रोइये ने स्पष्ट अपने मन से घड़कर कहा। अपने सफेद दांत चमकाता हुआ हंसने लगा और फिर नाव में कूद गया। मृतक भाई बुद्ध बना बैठा था और एकटक उस तट की ओर देखता जा रहा था। उसकी घृणा और हिकारत इतनी तीव्र थी कि उसके लिए यहाँ कौतूहलजनक कुछ भी नहीं था। नाव के एक सिरे पर खड़ा टोइया लगा कभी एक ओर ले जाता तो कभी दूसरी ओर। बड़ी होशियारी से वह नाव चला रहा था और लगातार बोलता जा रहा था। धार को काटते हुए बढ़ती नाव छोटी होती जा रही थी। नाव से आने वाली आवाजें प्राय सुनाई नहीं दे रही थी और अंततः नाव उस तट पर जा लगी जहां उनके घोड़े खड़े थे। वहां उन्होंने लाश नाव से उतारी। घोड़े के भड़कने के बावजूद लाश जीन पर रख दी और घोड़ों पर सवार होकर सड़क पर चल दिए। वे नाव के पास से गुजरे जहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। इस तट पर सभी कज्जाक बहुत संतुष्ट और खुश थे। चारों ओर से हंसी ठट्टा सुनाई दे रहा था। लेफ्टिनेंट और गांव का प्रधान कुछ खाने पीने के लिए झोंपड़े में चले गए। अपने खुशी से दमकते चेहरे पर गंभीरता का भाव लाने का व्यर्थ प्रयत्न करता लुकास का ओलेनिन के पास बैठा था। कोहनियां घुटनों पर टिकाए वह एक डंडी छील रहा था। आप तमाकू क्यों पीते हैं? उसने जैसे कौतूहल दिखाते हुए पूछा। अच्छा क्या है? प्रत्यक्ष उसने सिर्फ इसलिए पूछा था कि ओलेनिन अटपटा और अकेला महसूस कर रहा था। यूं ही आदत पड़ गई। ओलेनिन ने जवाब दिया। क्यों? हम लोग तमाकू पीने लगे तो मुसीबत हो जाए। देखो पहाड़ पास ही है। दर्रे की ओर इशारा करते हुए लुकास खां ने कहा। पर वहां तक भी ना पहुंच पाए। आप अकेले घर कैसे जाएंगे? अंधेरा हो गया। चाहे तो मैं आपको छोड़ाऊं। आप हवालदार से कह दीजिए। कैसा बांका है? कजाक के खिले चेहरे को देखते हुए ओलेनिन ने सोचा। उसे मरियंका का ख्याल आया और वह चुंबन याद आया जिसकी आवाज आहते के फाटक के पीछे उसने सुनी थी और उसे लुकास खां पर उसके अशिक्षित होने पर दया आई। यह कैसा गड़बड़ झाला है? वह सोच रहा था। आदमी ने आदमी को मारा है और सुखी है, संतुष्ट है, जैसे कोई सबसे अच्छा काम किया हो। क्या उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं आता कि इसमें खुश होने का कोई कारण नहीं है कि सुख मारने में नहीं आत्म बलिदान करने में है? हाँ भैया, अब उसके हत्थे मत आना। नाव के पास खड़े रहे कज्जाकों में से एक ने कहा। सुना था कैसे वह तेरे बारे में पूछ रहा था? लुकास खां ने सिर उठाया। धर्मपुत्र, लुकास खां ने कहा। उसका अभिप्राय मृत चेचेन से था। धर्मपुत्र तो अब नहीं उठेगा, लेकिन वह लाल बालों वाला धर्मपुत्र का भाई है। शुक्र मानिए कि खुद सही सलामत लौट गया। लुकास खां ने हंसते हुए कहा। किस बात पर खुश हो रहे हो? ओलेनिन ने लुकास खां से कहा। अगर कोई तुम्हारे भाई को मार देता तो तुम खुश होते? कज्जाक ओलेनिन की ओर देखते हुए आंखों ही आंखों में हंस रहा था। लगता था ओलेनिन उससे जो कुछ कहना चाहता था वह सब समझ गया था, लेकिन इन सब बातों से वह ऊपर था। हाँ, ऐसा भी होता है। हमारे भाई बंद नहीं मारे जाते क्या? लेफ्टिनेंट और गांव का प्रधान चले गए। ओलेनिन ने लुकास खां को खुश करने के लिए और खुद भी अंधेरे जंगल में अकेले जाने से बचने के लिए लुकास खां को छुट्टी देने को कहा और हवालदार ने उसी छुट्टी दे दी। ओलेनिन सोच रहा था कि लुकास खां
मरंग्या से मिलना चाहता है। वैसे भी वह ऐसे देखने में भले और मिलनसार कज्जाक का साथ पाने पर खुश था। उसकी कल्पना में अनचाहे ही लुकास्का और मरंग्या जुड़ गए थे और उसे उनके बारे में सोचना अच्छा लग रहा था। वह मरंग्या से प्यार करता है। ओलेनिन मन ही मन सोच रहा था, मैं भी उससे प्यार कर सकता था। और जब वे अंधेरे जंगल में होते हुए घर जा रहे थे तो उसके मन में एक नया कोमल भाव जोरों से उमड़ रहा था। लुकास्का भी चित्त प्रसन्न था। इन दो इतने भिन्न नौजवानों के बीच प्यार जैसी कोई भावना उठ रही थी। हर बार एक दूसरे की ओर नजरें उठाने पर उनका हंसने को मन होता। तुम्हें कौन से फाटक से गांव में जाना है? ओलेनिन ने पूछा। पिछले फाटक से, मैं आपको दलदल तक पहुंचा दूंगा। वहां आगे डरने की कोई बात नहीं है। ओलेनिन हंस पड़ा। मैं क्या डर रहा हूँ? अच्छा तुम जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे करना ही क्या है, डरें कैसे ना आप। हमें भी डर लगता है। ओलेनिन का स्वाभिमान रखते हुए लुकास्का ने भी हंसते हुए कहा, तो मेरे यहाँ चलो, कुछ बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सुबह चले जाना। मैं क्या रात काटने को जगह नहीं ढूंढ सकता? लुकास्का हंसा। हवालदार ने भी लौट आने को कहा था। मैंने कल तुम्हें गाते सुना था और देखा भी था। सभी आदमी हैं। लुकास्का ने सिर हिलाया। यह सच है कि तुम्हारी शादी हो रही है? ओलेनिन ने पूछा। माँ करना चाहती है, पर अभी तो घोड़ा भी नहीं है। तुम क्या अभी घुड़सवार कज्जाक नहीं बने? कहाँ, अभी अभी तो भर्ती हुआ हूँ, अभी घोड़ा भी नहीं है। लाऊं भी कहाँ से, इसलिए विवाह नहीं हो रहा। कितने का आता है घोड़ा? उस रोज नदी पार एक सौदा हो रहा था, पर 60 कलदार भी तैयार नहीं हुए। हालांकि घोड़ा नौगाई है। तुम मेरा द्रवंत बनोगे? द्रवंत मुहिम में अफसर को मिला एक तरह का अर्दली होता है। मैं इसका बंदोबस्त कर लूंगा और तुम्हें घोड़ा भी दे दूंगा, सहसा ओलेनिन ने कहा। सच? मेरे पास 2 हैं। मुझे नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं? लुकास्का ने हंसते हुए कहा। आप क्यों देंगे भला? भगवान करेगा हम खुद हासिल कर लेंगे। नहीं, सच? या तुम धरवंत बनना नहीं चाहते? ओलेनिन ने कहा। वह खुश था कि उसके मन में लुकास्का को घोड़ा देने का विचार आया, लेकिन जाने क्यों वह अटपटा और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लुकास्का ने ही मौन तोड़ा। आपके पास क्या रूस में अपना मकान है? उसने पूछा। ओलेनिन उसे यह बताने से अपने आप को नहीं रोक सका कि उसका एक नहीं कई मकान है। अच्छा मकान है, हमारे यहाँ के मकानों से बड़ा? लुकास्का ने सहज सद्भाव से पूछा। बहुत बड़ा? 10 गुना बड़ा और 3 मंजिला है। ओलेनिन ने बताया। हमारे यहाँ जैसे घोड़े भी हैं। मेरे पास 100 घोड़े हैं, 3-3, 4-400 रूबल के, मगर तुम्हारे घोड़ों जैसे नहीं हैं। चांदी के 300-300 रूबल के दुल की चाल चलने वाले, पर मुझे यहाँ के घोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप क्या अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं या आपको भेजा गया है? लुकास्का ने अभी भी व्यंग सा करते हुए पूछा। यहाँ आप भटके थे? उस पगडंडी की ओर जिसके पास से वे गुजर रहे थे इशारा करते हुए उसने कहा। आपको दाएं जाना चाहिए था। ऐसे ही अपनी मर्जी से आया हूँ, ओलेनिन ने जवाब दिया। तुम्हारा इलाका देखना चाहता था, मुहिमों में जाना चाहता था। मुहिम पर तो किसी भी रोज चल पड़ूं, लुकास्का ने कहा। देखो तो सियार हुआ कर रहे हैं। कान लगाकर सुनते हुए उसने कहा। तुम्हें इस बात का कोई खौफ नहीं हो रहा है कि तुमने आदमी को जान से मारा? ओलेनिन ने पूछा। खौफ किस बात का? मुहिम पर तो मैं खुशी खुशी चला जाऊं, लुकास्का ने फिर कहा। इतना मन करता है। कौन जाने हम साथ ही जाएं। हमारी कंपनी त्योहार से पहले जाएगी, तुम्हारी टुकड़ी भी।
क्या शौक आया आपको यहाँ आने का? अपना घर है, घोड़े हैं, नौकर चाकर भी हैं। मैं तो बस मौज करता। आपका ओहदा क्या है? मैं कैडेट हूँ, पर अफसर बनाने के लिए मेरी रिपोर्ट गई है। हाँ, अगर आप डींग नहीं हाँकते कि आप इतने आराम से रहते थे, तो मैं तो ऐसे घर से कहीं ना जाता। मैं तो वैसे भी कहीं ना जाऊं। अच्छा है ना हमारे यहाँ जीना? हाँ, बहुत अच्छा, ओलेनिन ने कहा। बिल्कुल अंधेरा घिराया था जब वे इस तरह बातें करते हुए गांव के पास पहुंचे। अभी भी उनके चारों ओर जंगल का अंधकार था। ऊंचे शिखरों में हवा साए साए कर रही थी। सियार लगता था अचानक कहीं उनके बिल्कुल पास ही हुआने, खिलखिलाने और रोने लगते। आगे गांव से औरतों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और कुत्तों का भौंकना भी। घरों की रूपरेखा साफ नजर आने लगी थी। बत्तियां जल रही थी और उपलों के धुओं की खास गंध आ रही थी। ओलेनिन को खास तौर पर आज शाम को यही लग रहा था कि यह गांव में ही उसका घर, उसका परिवार है, उसका सारा सुख है, कि कभी भी कहीं भी उसका जीवन इतना सुखी नहीं रहा और ना होगा जितना इस गांव में है। इस शाम को उसे सबसे और विशेषतः लुकास्का से इतना प्यार था। वे जब घर पहुंचे तो लुकास्का यह देखकर दंग रह गया कि ओलेनिन खुद जाकर छप्पर से गुरुजिया में खरीदा घोड़ा निकाल लाया। वह नहीं जिस पर वह सदा सवारी करता था, बल्कि दूसरा जो बुरा नहीं था, हालांकि जवान भी नहीं था। और उसने लुकास्का को यह घोड़ा थमा दिया। किस लिए आप मुझे दे रहे हैं? लुकास्का ने कहा। मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। सच, यह तो कुछ भी नहीं, ओलेनिन ने जवाब दिया। ले लो, तुम भी कभी मुझे कुछ दे दोगे। इकट्ठे मुहिम पर जाएंगे। लुकास्का शक पका गया। क्या करते हैं आप? घोड़ा कोई सस्ती चीज है क्या? वह घोड़े की ओर ना देखते हुए बोला, ले लो ले लो। अगर तुमने नहीं लिया तो तुम मेरा दिल दुखा दोगे। पनूसा, घोड़े को उसे दे दो। लुकास्का ने लगाम पकड़ ली। अच्छा, मेहरबानी, कभी सोचा तक ना था। ओलेनिन 12 वर्षीय किशोर की भांति खुशी से फूला ना समा रहा था। यहाँ बांध दो इसे। अच्छा घोड़ा है, मैंने ग्रोजनया में खरीदा था। दौड़ने में तेज है। वन्यूसा, हमें चिकीर तो दो। चलो अंदर चलें। अंगूरी आई। लुकास्का ने बैठकर अपना जाम लिया। भगवान ने चाहा तो मैं भी एक दिन आपके लिए कुछ करूंगा। अंगूरी के आखिरी घूंट भरते हुए उसने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? दामित्री आंद्रेविच। अच्छा, दामित्री आंद्रेविच, भगवान तुम्हारा भला करे। हम तुम कुनाक होंगे। अब तुम हमारे यहाँ आना। हम अमीर तो नहीं, पर कुनाक की खातिर करना जानते हैं। मैं माँ से भी कह दूंगा, तुम्हें जो चाहिए दही अंगूर सब दे देगी। और अगर तुम चौकी पर आए तो मैं तुम्हारा सेवक होऊंगा। शिकार पर जाना हो या नदी पार, जहाँ चाहो। मुझे पता नहीं था, अभी कल ही इतना बड़ा सुअर मारा जंगल में। ऐसे ही कज्जाकों को बांट दिया। पता होता तुम्हारे लिए ले आता। कोई बात नहीं, शुक्रिया। तुम इसे बस जोतना नहीं, यह कभी जोता नहीं है। अरे, घोड़े को कौन जोतता है? तुम्हें एक और बात बताता हूँ, लुकास्का ने दबी आवाज में कहा। मेरा कुनाक है ग्रेई खान। कहता था, चलो रास्ते पर घात लगाएंगे जहाँ पहाड़ वाले मैदान में आते हैं। चाहो तो साथ चलेंगे। मैं किसी से तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगा। तुम्हारा मुर्शिद होऊंगा। चलेंगे, कभी चलेंगे। लगता था लुकास्का की सारी सकपकाहट दूर हो गई और वह अपने प्रति ओलेनिन का रुख समझ गया। उसकी शांत चित्ता और बर्ताव में सरलता पर ओलेनिन को आश्चर्य हुआ और कुछ हद तक यह अप्रिय भी लगा। वे काफी देर तक बातें करते रहे और फिर लुकास्का, जो नशे में नहीं था, उसे कभी भी नशा नहीं चढ़ता था, लेकिन बहुत पी चुका था, ओलेनिन से हाथ मिलाकर बाहर आ गया। ओलेनिन
खिड़की में से झांकने लगा, यह देखने के लिए कि लुकास बाहर निकलकर क्या करेगा। वह सिर झुकाए धीमी चाल से जा रहा था। फिर घोड़े को आहते से बाहर ले जाकर एकाएक उसने सिर झटका। बिल्ली की तरह उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। बागडोर समेटी और हुंकार भरकर गली में घोड़ा दौड़ा दिया। ओलेनिन सोच रहा था कि लुकास मरियंका के साथ अपनी यह खुशी बांटने जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कि लुकास ने ऐसा नहीं किया, उसका हृदय इतना प्रसन्न था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। वह लड़कों की तरह खुश हो रहा था और वनुषा को यह बताए बिना नहीं रह सका कि उसने घोड़ा लुकास को भेंट कर दिया। यही नहीं, उसने उसे यह भी बताया कि घोड़ा क्यों दिया है और सुख का अपना सारा नया सिद्धांत भी उसे समझाया। वनुषा ने इस सिद्धांत की कोई तारीफ नहीं की, उल्टे यह कहा कि लरजान इलेनपा और इसलिए यह सब बकवास है। लुकास अपने घर गया। घोड़े से कूदकर उसने घोड़ा माँ को थमा दिया और कहा कि वह उसे कज्जाकों के घोड़ों के साथ चलने के लिए छोड़ दे। स्वयं उसे उसी रात चौकी पर लौटना था। गूंगी ने घोड़े को झुंड में पहुंचाने का जिम्मा लिया और इशारों से दिखाया कि जिसने घोड़ा दिया है वह उस आदमी को देखते ही उसके पांवों में झुकेगी। माँ ने बेटे की बात सुनकर बस सिर हिलाया और मन ही मन फैसला किया कि लुकास ने घोड़ा चुराया है। इसलिए उसने गूंगी से कहा कि वह उजाला होने से पहले ही घोड़ा झुंड में पहुंचा दे। लुकास अकेला ही चौकी को चल दिया। वह यही सोचता जा रहा था कि ओलेनिन ने उसे घोड़ा क्यों दिया है। उसके विचार में घोड़ा खास अच्छा नहीं था, तो भी 40 कलदार से कम का नहीं था। सो वह ऐसा तोहफा पाकर बहुत खुश था, लेकिन यह तोहफा उसे क्यों दिया गया, यह बात वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसके मन में रत्ती भर की भी कृतज्ञता नहीं थी। इसके विपरीत उसके मन में कैडेट के बुरे इरादों के बारे में अस्पष्टता सा संदेश उड़ रहा था। वह यह नहीं कह सकता था कि ये बुरे इरादे क्या हैं, लेकिन यह मान लेना भी उसे असंभव लगता था कि अनजान आदमी ने बस यूं ही बिना किसी वजह के अपनी उदारता से उसे 40 कलदार का घोड़ा दे दिया है। अगर वह नशे में होता तो बात समझ में भी आती। मान लेते हैं कि वह बनना चाहता था, लेकिन कैडेट जरा भी नशे में नहीं था, सो जरूर वह किसी बुरे काम के लिए उसे पटाना चाहता था। अरे जा, लुकास सोच रहा था, घोड़ा तो मेरे पास है, आगे की देखी जाएगी। हम तो खुद किसी से कम नहीं, देख लेंगे कौन किसे चकमा देता है। वह यह सोच रहा था और ओलेनिन से सतर्क रहने की आवश्यकता अनुभव करते हुए अपने मन में उसके प्रति दुष्भाव जगा रहा था। उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसे घोड़ा कैसे मिला। किसी से कहता कि खरीदा है, किसी को कोई गोल मटोल जवाब दे देता, लेकिन गांव में शीघ्र ही सच्चाई का पता चल गया। लुकास की माँ मरियंका, इल्या, बसीस्वेच और दूसरे कज्जाक जिन्हें ओलेनिन की इस अकारण भेंट का पता चला, असमंजन में पड़ गए और कैडेट से आशंकित रहने लगे। लेकिन साथ ही इन आशंकाओं के बावजूद ओलेनिन की इस करनी ने उसके मन में उसकी सादगी और संपदा के प्रति आदर भी जगाया। सुना वो इल्या वासिएल्विच के किराएदार कैडेट ने लुकास को 50 कलदार का घोड़ा मुफ्त दे दिया। कोई कहता बड़ा अमीर है, सुना है, दूसरा जवाब देता कोई सेवा की होगी उसकी। खैर देखते हैं क्या बनता है आगे, क्या किस्मत है झपट्टू की। ये कैडेट भी कमबख्त बड़े चलते पुर्जे होते हैं। कोई तीसरा कहता कहीं आग वाग लगा देंगे या कुछ और कर डालेंगे। ओलेनिन का जीवन बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही गति से चल रहा था। बड़े अफसरों,
या अपने बराबर वालों से उसके कोई विशेष संबंध नहीं थे। इस लिहाज से काकेशिया में अमीर कैडेट की स्थिति विशेषतः अच्छी थी। उसे फौजी कामों और अभ्यासों पर नहीं भेजा जाता था। मुहिम में भाग लेने के पुरस्कार स्वरूप उसे अफसर बनाने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल वह चैन से रह सकता था। अफसर उसे अभिजात मानते थे और इसलिए उसके साथ संबंधों में मर्यादा बरतते थे। उधर अफसरों की पीने पिलाने और गाने बजाने की पार्टियों और ताश के खेलों में, जिनका अनुभव उसे अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ रहते समय हुआ था, उसे कुछ भी आकर्षक नहीं लगता था। और अपनी ओर से वह भी गांव में अफसरों की संगत से और अफसरों के जीवन से कन्नी काटता था। कज्जा गांवों में अफसरों के जीवन का एक निश्चित ढर्रा काफी पहले ही बन चुका है। जिस तरह किले में हर कैडेट या अफसर नियमित रूप से तेज पोर्टर बियर पीता है, ताश खेलता है और मुहिम के लिए मिलने वाले इनामों की बातें करता है, उसी तरह कज्जा गांव में वह नियमित रूप से अपने मकान के मालिक के साथ चिकीर पीता है, लड़कियों को मिठाइयाँ और शहद खिलाता है, कज्जाक औरतों के साथ इश्क लड़ाता है, उनका दीवाना बनता है और कभी कभार शादी भी कर लेता है। ओलेनिन सदा निराले ढंग से रहा था और उसे पिटे पिटाए रास्तों से अचेतन घृणा थी। यह भी वह काकेशिया में तैनात अफसर के जीवन के घिसे पिटे ढर्रे पर नहीं चला। अपने आप ही उसकी ऐसी दिनचर्या बन गई कि वह पौ फटते ही उठता, चाय पीकर और अपने औसारे से पहाड़ों के प्रभात के ओर मरयंका के सौंदर्य का रसापान कर चुकने पर वह बैल की खाल का फटा पुराना कोट और कच्चे चमड़े के भिगोए हुए जूते पहनता, कमर पर कटार बांधता, बंदूक उठाता, नाश्ते और तंबाकू का झूला कंधे पर लटकाता, अपने कुत्ते को बुलाता और 5 बजते न बजते वह गांव के बाहर जंगल में चला जाता। शाम को जब वह लौटता तो 7 बजने को होते। वह थका मांदा और भूखा लौटता, 5-6 फेजेंट कमर पर लटकाए और कभी कोई जानवर भी। नाश्ते का झूला अछूता ही होता। यदि उसके मस्तिष्क में विचार भी उसी तरह लगे हुए होते जैसे डिबिया में सिगरेटें, तो वह देखा जा सकता कि इन 14 घंटों में वहां एक भी विचार हिला डुला तक नहीं।
नए नैतिक बल और ताजगी की अनुभूति लिए वह घर लौटता और पूर्णतः सुखी होता। वह यह नहीं बता सकता था कि इस सारा समय वह क्या सोचता रहा है, कोई विचार थे या यादें या फिर स्वप्न जो उसके मस्तिष्क में घूमते रहे थे। इन सब के अंश ही मस्तिष्क में मंडराते रहते थे। कभी उसे ख्याल आता और वह अपने आप से पूछता, मैं क्या सोच रहा हूँ, और वह अपने को एक कज्जाक पाता जो अपनी कज्जाक पत्नी के साथ बाग में काम कर रहा है, या वह पहाड़ों में घूमता अबरेक खोता, या अपने आप से ही बचकर भाग रहा बराहा। और सारा समय वह ताकता रहता, कान लगाए सुनता रहता, कहीं कोई आहट हो, कोई फेजेंट बरहा या हिरन दिखे। शाम को यूरुस का मामा उसके यहाँ मौजूद होता, बन्यूसा चिकीर ले आता और वे बैठे बैठे हौले हौले बातें करते रहते, जी भरकर पीते और दोनों बिल्कुल संतुष्ट होकर अपने अपने घर सोने चले जाते। अगले दिन फिर शिकार, फिर सुखद थकावट, फिर से बातें करते हुए जी भर पीना, फिर दोनों सुखी। कभी कभी त्योहार या छुट्टी के रोज वह सारा दिन घर पर रहता। तब उसका एक ही काम होता, अपनी खिड़कियों में से या ओसारे से वह मरियंका की हर गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देखता। हालांकि स्वयं उसे इसकी चेतना न होती, वह मरियंका को वैसे ही देखता और प्यार करता था। उसे यही लगता था जैसे कि वह पर्वतों और आकाश के सौंदर्य पर विमुग्ध होता था। उसके साथ किसी तरह का संबंध स्थापित करने का विचार तक ओलेनिन के मन में नहीं था। उसे लगता था कि मरियंका के साथ उसके वैसे संबंध भी नहीं हो सकते जैसे मरियंका और कज्जाक लुकास्का के बीच संभव है, जबकि एक अमीर अफसर और कज्जाक लड़की के बीच जो संबंध संभव है वे तो कतई नहीं हो सकते। उसे लगता था कि यदि वह वैसा करने की कोशिश करेगा जैसे कि उसके साथ के अफसर करते हैं, तो वह चिंतन मनन के पूर्ण आनंद के स्थान पर यांत्रणा, निराशा और पश्चाताप के अथाह गर्त में जा पड़ेगा। इसके अलावा इस स्त्री के संबंध में वह आत्मत्याग का पराक्रम कर चुका था, जिससे उसे अपार हर्ष प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह न जाने क्यों मरियंका से डरता था और किसी भी हालत में उससे चुहल के लिए प्यार की बात करने का साहस नहीं कर सकता था। गर्मियों में एक दिन ओलेनिन शिकार पर नहीं गया, घर पर ही बैठा था। अचानक मास्को का उसका एक परिचित एकदम नौजवान आदमी, जिससे वह कुलीन समाज में मिला था, मानो आसमान से वहां टपका। ओ मॉन्चेर, माय डियर, कितनी खुशी हुई मुझे यह जानकर कि आप यहाँ हैं। मास्को की फ्रांसीसी में उसने बोलना शुरू किया और हर बात में फ्रांसीसी शब्द जोड़ता हुआ बोलता चला गया। मुझसे कहा, ओलेनिन? कौन ओलेनिन? इतनी खुशी हुई मुझे, कहाँ मिलाया किस्मत ने। तो कैसे हैं आप? क्या, क्यों? और प्रिंस बेलेस्की ने अपना सारा किस्सा सुना डाला। कैसे वह अस्थायी तौर पर इस रेजिमेंट में भर्ती हुआ, कैसे कमांडर इन चीफ उसे अपना एड डे कैंप बनाना चाहता था, और कैसे वह मुहिम के बाद इस पद पर जाएगा, हालांकि उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सड़ियल जगह पर आए हैं तो कैरियर तो बना लेना चाहिए, कोई क्रास, कोई ओहदा बोदा, गार्ड्स में तबादला, यह सब जरूरी है। मेरे अपने लिए नहीं, मगर रिश्तेदारों के लिए, जान पहचान वालों के लिए। प्रिंस मुझसे बड़ी अच्छी तरह मिले, बड़े अच्छे आदमी हैं। बेलेस्की बोलता ही चला जा रहा था। मुहिम के लिए मुझे सेंट अन्ना क्रॉस देने की सिफारिश हुई है। अब मुहिम तक यहाँ रहूंगा। बड़ी शानदार जगह है यह। क्या औरतें हैं। आप कैसे रह रहे हैं? हमारा कप्तान स्टार शेर्व जानते हैं ना, वह भोला भोंदू जीव, वह मुझसे कह रहा था कि आप तो बिल्कुल जंगलियों की तरह रहते हैं, किसी से मिलते जुलते ही नहीं। मैं समझता हूँ आप यहाँ के अफसरों से मेल मिलाप नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि
अब हम मिला करेंगे। मैं यहाँ हवालदार के घर में ठहरा हूँ। क्या लड़की है यहाँ? उस्तीन का। सच कहता हूँ, लाजवाब है। वह दुनिया जिसे ओलेनिन सोचता था कि वह सदा के लिए छोड़ आया है, उस पर फ्रांसीसी और रूसी शब्दों की बौछार करती ही जा रही थी। बेलेस्की के बारे में आम राय यह थी कि वह नरम स्वभाव का अच्छा नौजवान है। हो सकता है वह वास्तव में ऐसा रहा भी हो, लेकिन ओलेनिन को वह सलोने चेहरे के बावजूद अत्यंत अप्रिय लगा। उससे वह सारी अधमता टूट पड़ रही थी जिसे ओलेनिन त्याग चुका था। सबसे अधिक झुंझलाहट उसे इस बात पर हो रही थी कि वह उस दुनिया के इस आदमी को धुतकार नहीं सकता था। ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ था, मानो उस पुरानी दुनिया का, उसके भूतपूर्व संसार का उस पर कोई अलंघनीय अधिकार था। उसे बेलेस्की पर और स्वयं अपने पर गुस्सा आ रहा था, और अपनी इच्छा के विपरीत वह अपनी बातचीत में फ्रांसीसी फिक्रे जोड़ रहा था। कमांडर इन चीफ में और मास्को के परिचितों में दिलचस्पी दिखा रहा था, और इस आधार पर कि वे दोनों कज्जाकों के गांव में फ्रांसीसी बोली बोल रहे थे, वह अपने साथ के अफसरों और कज्जाकों के बारे में हिकारत से बातें कर रहा था और बेलेस्की के साथ दोस्ताना बर्ताव कर रहा था। उसने बेलेस्की को अपने यहाँ आते रहने को कहा और खुद भी उसके यहाँ आने का वायदा किया, लेकिन ओलेनिन स्वयं बेलेस्की के यहाँ नहीं गया। बनूसा को बेलेस्की पसंद आया। उसके अनुसार वह असली साहब था। बेलेस्की ने तुरंत ही कज्जाक गांव में अमीर अफसरों की आम जिंदगी अपना ली। ओलेनिन के देखते देखते 1 महीने में वह गांव का पुराना निवासी ही बन गया। वह बूढ़ों को पिलाता, दावतें देता और खुद लड़कियों के यहाँ दावतों में जाता, अपनी जीतों की डींगे मारता, और नौबत यहाँ तक आ गई कि कज्जाक औरतें और लड़कियां पता नहीं क्यों उसे बाबा कहने लगीं, जबकि कज्जाक शराब और औरत के शौकीन इस आदमी को आसानी से समझ गए, उसके आदी हो गए। उन्हें तो वह ओलेनिन से अधिक पसंद आया, जो उनके लिए एक पहेली ही था।